Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Wings of Mathematics। मेरा नाम है आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल के सेशन में हम लोगों ने क्या कहते हैं, सारी एसआई यूनिट्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। जितनी भी एसआई यूनिट्स थी, फंडामेंटल एसआई यूनिट्स थी, उनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हम आपको लेंथ मेजर करने के तरीके बताएंगे कि लेंथ मेजर कैसे किया जाता है। कुछ उसके डायरेक्ट मेथड हैं और कुछ उसके क्या हैं, आपके इनडायरेक्ट मेथड है। तो चलिए बिना लेट किए शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, या इसको आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस। तो इसके आपके दो मेथड है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड है और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले कुछ हम लोग डायरेक्ट तरीके सीख लेते हैं। डायरेक्ट तरीके से क्या कहते हैं, कैसे डिस्टेंस मेजर करी जाती है, लेंथ मेजर करी जाती है। फिर कुछ मेथड हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से भी सीख लेंगे। तो पहला मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है आपका, इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? मेनली डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है, जैसे आप मीटर स्केल से कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो जो इंस्ट्रूमेंट आप हाथ में लिए हो और जिसको मेजर कर रहे हो वो भी आपके पास है, आपने स्केल रखी, मेजर कर ली, ये क्या है आपका डायरेक्ट मेथड। आपने स्केल अपनी रख के मेजर करी, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। आप क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल से कोई चीज़, मान लो किसी चीज़ की थिकनेस मेजर कर रहे हो, या आपके पास एक थिन शीट है उसकी थिकनेस मेजर कर रहे हो, तो वो क्या है आपका एक डायरेक्ट मेथड है। स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हो, वो भी आपका क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है। और फिर इनडायरेक्ट मेथड, जैसे लेजर से या राडार से या सोनार से, ये सारी डिस्टेंसेज जब मेजर करते हैं हम लोग, क्या होता है आपका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, 10th में क्या पढ़े थे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का भी थोड़ा सा यूज हम बताएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो क्या होती है, आपकी इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड में जो आपका सबसे पहला मेथड है वो क्या है आपका, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, वर्नियर कैलिपर से किसी थिन शीट की थिकनेस मेजर करी जाती है। नॉर्मली डायरेक्ट मेथड से हम लोग 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट को भी क्या कर लेते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक के डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्ट मेथड से एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। और अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर कर दी है या बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं मेजर कर पाते हैं, क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आपका है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स वैसे एक बार हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अभी बस जान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली होता क्या है। वर्नियर कैलिपर्स एक थिन शीट, किसी भी थिन शीट का थिकनेस मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 2 स्केल होते हैं। एक आपका मेन स्केल होता है और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। क्या होता है, 2 स्केल इसमें होते हैं। एक होता है आपका, पहला आपका मेन स्केल होता है, पहले तो लिख देते हैं, पहले क्या है आपका वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। पहला आपका मेन स्केल हो गया इसमें और दूसरा हो गया आपका वर्नियर स्केल। ये क्या होता है वर्नियर स्केल, ये मूवेबल होता है। ये जो आपका मेन स्केल होता है इसी पे ये वर्नियर स्केल मूवेबल होता है। और जो वर्नियर स्केल होता है वो किसमें, जो नंबर्स लिखे रहते हैं किस में लिखे रहते हैं, मिलीमीटर में लिखे रहते हैं। सारे जो
स्मॉल नंबर्स होते हैं वो मिलीमीटर्स में होते हैं, और एक वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिवीजन्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं, हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट से हमें पता चलता है कि ये वर्नियर स्केल किस रेंज तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जहाँ तक के डिस्टेंस को वो एक्यूरेटली मेजर कर सके। कोई केवल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो कितना मिनिमम एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, आपका लीस्ट काउंट कहलाएगा। जैसे आपके पास जो स्केल होती है, आपकी जो 6 इंच की स्केल है या 12 इंच की स्केल है, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगा। 1 मिलीमीटर तक के डिस्टेंस को वो एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। अगर 1 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस आपको मेजर करना हो तो उससे एक्यूरेटली मेजर हम नहीं कर पाएंगे। तो 1 मिलीमीटर तक के डिस्टेंस को वो एक्यूरेटली मेजर कर लेता है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। अब इसका देखते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। इससे बस अभी तब पता कर लेते हैं कितना तक की डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है। और वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का एक दिन आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अभी ले आते हैं पहले उसको, फिर एक दिन इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे मेजर किया जाता है। जो आईसीएससी बोर्ड के बच्चे होंगे वो 9th में इसको पढ़ चुके हैं। आईसीएससी बोर्ड के बच्चे 9th में इसको पढ़ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़े हैं लेकिन सुना जरूर होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ, ये ऊपर क्या होता है आपका 1 होता है, नीचे क्या होता है आपका 10 होता है। ये 1 मिलीमीटर मतलब कि कितना मिनिमम वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, 1 मिलीमीटर मेजर कर रहा था। और एक मेन स्केल पे कितने डिवीजन्स थे, टोटल 10 डिवीजन्स थे। तो क्या हो जाएगा आपका 0.1 मिलीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.01 क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 10 से और डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया लीस्ट काउंट किसका, ये 1 मिलीमीटर होता है डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है 1 मिलीमीटर होता है। और जो आपका मेन स्केल होता है उसमें वर्नियर स्केल होता है उसमें कितने डिवीजन्स होते हैं, 10 डिवीजन्स होते हैं। ऊपर वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। तो आपका जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 0.01 सेंटीमीटर तक की लेंथ को, डिस्टेंस को वर्नियर कैलिपर्स आसानी से मतलब एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। और ये क्या है आपका, एक डायरेक्ट मेथड है। वर्नियर कैलिपर्स से लेंथ मेजर करना या जो भी चीज़ें मेजर कर रहे हैं वो क्या है आपका, एक डायरेक्ट मेथड है। अब हम आपको दूसरा बता देते हैं, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, ये भी बहुत नॉर्मली ये तो 0.01 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है। वो 0.001 सेंटीमीटर तक के लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करता है। कैसे, ये आपका है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है ना। इसमें इसका जो वो होता है पिच ऑफ स्क्रू, पिच ऑफ स्क्रू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ऑन द हेड, ये पिच कितना हो गया आपका 1 अपॉन में कितना हो गया आपका 100 डिवीजन होते हैं इसके हेड पे। ये कितना हो जाएगा आपका 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका स्क्रू गेज के लिए हो गया। तो ये अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसको एक हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका स्मॉल बहुत छोटा लेंथ मेजर करने का एक मेथड है वर्नियर स्केल, और दूसरा क्या है आपका स्क्रू गेज। इसका लीस्ट काउंट
क्या कहते हैं, कहने का मतलब कि वैल्यू ऑफ वन डिवीजन अपान में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन अपान में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये वन डिवीजन ऊपर क्या हो गया, 1 हो गया 1 मिलीमीटर, और नीचे हमने क्या लिखा 100 डिवीजन टोटल रहते हैं, 1 अपान में 100 कर दिया। ये क्या हो गया आपका लीस्ट काउंट आ गया, किसका, ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। ठीक है, लीस्ट काउंट हमने इसलिए निकाला कि अगर आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि कितने तक की लेंथ ये मेजर कर सकता है, तो इतने लेंथ को ये एक्यूरेटली क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं वर्नियर स्केल, और क्या कहते हैं वो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ठीक है, इसके बारे में एक हम पूरा सेशन लेंगे डिटेल में, तो डिटेल में उसको बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको और सारे ढेर मेथड पढ़ने हैं, उन सारे को हम बता देते हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा सेशन हम लेंगे। ठीक है, ओके, अभी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका एक डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग पहुंचते हैं किस पर, इनडायरेक्ट मेथड पे। ये भी हम मीटर नहीं मिलीमीटर है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इसमें जो सबसे पहला मेथड है आपका वो क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक तो साउंड का यूज़ करते हैं। इसमें आपका पहला हो जाएगा, पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग, राडार पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेजर पढ़ते हैं। तीसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोनार पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, रिफ्लेक्शन के ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं आपके राडार, लेजर और सोनार। राडार, लेजर और सोनार, इससे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। ये क्या हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहला तो हम रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल बता देते हैं। रिफ्लेक्शन पे कैसे हम लोग मेजर करते हैं, जैसे अगर आप लोग 9th में साउंड पढ़े थे और IC बोर्ड वाले 10th में साउंड पढ़े थे, तो साउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एको पढ़ा था। एको पढ़ा था, जैसे ये आपका एक बहुत दूर क्या है, एक हिल है। ठीक है, और आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, ये आपकी हिल है। आपको क्या करना है, यहाँ से हिल तक की क्या मेजर करनी है, यहाँ से हिल तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो आप वहाँ जा नहीं सकते हो, तो कैसे मेजर करोगे, आपने क्या किया, यहाँ से आपने बुलेट फायर किया और ये गया, टकराया इससे, साउंड जो हुआ, और फिर ये टकरा के वापस लौटा। क्या लौटा, साउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जब आपने बुलेट फायर किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड जाएगा, हिल से टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। पहले गया, ये गया डी, मान लिया डी डिस्टेंस था, तो वापस में कितना आया आपको, ये डी ही आया। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है। आपको साउंड की स्पीड अच्छे से पता है कि साउंड की स्पीड एक्चुअली कितनी है, और फिर आपने टाइम मेजर कर दिया। जब बुलेट फायर किया और जब आपको एको सुनाई दिया, दोनों का टाइम मेजर कर लिया, आपको टाइम इंटरवल मिल गया कि बुलेट फायर करने के बाद कितनी देर के बाद, बुलेट फायर करने के बाद कितनी देर के बाद हमको इको सुनाई पड़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि v को क्या होता है, स्पीड को क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो v कितना होगा आपका, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस इसने 2d ट्रेवल किया। अब 2d देखो, d गया और d वापस आया, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आपका 2d हो गया। तो 2d अपॉन में टाइम कितना हुआ आपका, t। आपको d की वैल्यू निकालनी है, d को से कितना हो जाएगा, v इंटू टी अपॉन में कितना हो गया आपका 2। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन मेथड है, हिल का
डिस्टेंस मेजर करना था आपको, यहाँ से हिल का डिस्टेंस मेजर करना था, आपके पास क्या कहते हैं वहाँ जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। आपने क्या किया, बुलेट फायर किया और एक को सुन लिया, टाइम मेजर कर लिया, आपका डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग 10th में किए रहे होंगे, ICSE बोर्ड वाले 10th में किए रहे होंगे और CBSE बोर्ड वाले 9th में किए रहे होंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं किस पर, राडार, लेजर, सोनार। सुना इसमें आपने सारी चीज़ें होगी, सुनी सारी चीज़ें होगी, बस क्या कहते हैं एक्चुअली नहीं पता है कि इसका यूज कैसे किया जाए या क्या यूज है इसका। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए ना। चलिए, तो सबसे पहले किसकी बात हम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं राडार की। राडार किसका एब्रिविएशन है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और ये सोनार क्या है आपका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, क्या कहते हैं 3 इनडायरेक्ट मेथड हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए या लेंथ मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, राडार की बात करते हैं। राडार बराबर आप लोग सुनते हो क्या कहते हैं, राडार क्या होता है, जैसे इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आपको एरोप्लेन की हाइट मेजर करनी है, एरोप्लेन की हाइट मेजर करनी है। मान लिया आपका एरोप्लेन यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, आपने यहाँ से क्या किया, रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या है, एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो रेडियो वेव भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ टाइप ऑफ वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी पार्टिकल मीडियम टू प्रोपोगेशन। ठीक है, यहाँ से आपने रेडियो वेव क्या किया, एमिट किया, और ये क्या होगा, ये इससे जाके टकराएगी और फिर क्या होगी, वापस आएगी। रेडियो वेव गई, ये आपका एरोप्लेन था, एरोप्लेन से टकरा के वापस आई। आपने टाइम मेजर कर लिया, टाइम आपने मेजर कर लिया कि कब हमने क्या कहते हैं रेडियो वेव प्रोड्यूस किया था, और फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई तो कब हमने ऑब्टेन किया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये गई, मान लो ये डिस्टेंस कितना हमारा d है, तो जितना गई उतना ही वापस आई है, और आपको मैंने बताया कि स्पीड क्या है, c है। तो आपको स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या हो जाएगा आपका 2d अपॉन में टाइम हमने मान लिया t, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इंटू टी अपॉन में 2। ये क्या हो गया, c इंटू टी अपॉन में 2। एक किसकी डिस्टेंस हो गई, मतलब कि हाइट हो गई। हाइट किसकी हो गई है, एरोप्लेन की, कितनी हाइट पे कितनी ऊंचाई पे एरोप्लेन आपका उड़ रहा है। यही बिल्कुल हम लोग किस में यूज करते हैं, लेजर में। आपको सैटेलाइट की क्या कहते हैं, मतलब ये तो एरोप्लेन के लिए हो गया रडार, अब और ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर दी, और ज़्यादा रेंज की डिस्टेंस मेजर कर दी, जैसे आपको मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो एक लेज़र लाइट, ये क्या होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है। हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये होता है कि जो लाइट आपने प्रोड्यूस किया है उसमें उसकी वेवलेंथ क्या है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, मतलब उसमें और किसी वेवलेंथ की लाइट नहीं है। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक चेंज उसकी डायरेक्शन में होता नहीं, मतलब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में कोई स्पेसिफिक चेंज ना हो। ये क्या होता है आपका लेजर लाइट, जिसको लेजर लाइट बोलते हैं। तो ये भी जाएगा
मून से जाएगा, मून से टकरा के वापस आएगा। अगर मून की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो किससे मेजर करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, लेजर मेथड यूज़ करते हैं। लेजर मेथड में भी क्या किया आपने, यहाँ से लेजर लाइट एमिट की, लेजर लाइट एमिट की, वो जाएगा यहाँ से टकरा के वापस आएगा। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, फार्मूला यही यूज़ करेंगे, कौन सा, D=C/T/2। लेजर लाइट की भी स्पीड क्या होगी, सन लाइट की जो स्पीड होती है वही होगी। गया, सन से टकरा के वापस, मून से टकरा के वापस आया, डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, D=C/T/2। ये किसके लिए है, लेजर के लिए भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। लेजर किसका एब्रीविएशन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड है आपका सोनार। अब जैसे क्या कहते हैं, आपको सबमरीन है, उसकी डेप्थ मेजर करनी कितनी गहराई पे है, सी या ओशन में कितनी गहराई पे आपकी सबमरीन है, तो आप क्या करोगे, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करोगे। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, वो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड आप प्रोड्यूस करोगे, वो जाएगा सबमरीन से टकराएगा, फिर वापस आएगा। आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है, जो इसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो यूज़ करेंगे हम। जो अल्ट्रासोनिक साउंड है जिस स्पीड से जा रहा है वो स्पीड यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने क्या बताया था, जो पहला बताया था, आप यहाँ पे हो, इस सरफेस पे हो, ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे सबमरीन है, आपने क्या किया, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया, ये गया, इससे टकराया और फिर क्या हो गया, ये वापस लौट आया, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, d है, आपको डेप्थ मेजर करनी है, ठीक है, फिर क्या होगा आपका, डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, d को कितना हो जाएगा आपका, स्पीड मान लो v है, तो v इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका, अल्ट्रासोनिक साउंड के लिए हो गया, सॉरी सोनार में जो यूज़ करते हैं, किसका एब्रीविएशन है ये, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए आपका ये फार्मूला बन गया। सोनार से जो डेप्थ मेजर करते हैं हम किसकी, सबमरीन की, उसके लिए ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या हैं आपके, रिफ्लेक्शन मेथड से आपको डिस्टेंस मेजर करने का तरीका है। 3 मेथड हमने बताया, कौन कौन सा 3 मेथड बताया हमने आपको, राडार, लेजर और सोनार। राडार में रेडियो वेव यूज़ करते हैं, इसमें लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्ट्रासोनिक साउंड हमने बता दिया क्या होता है, या लेज़र लाइट क्या होती है, लेज़र लाइट हमने बताया हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जो यूनिडायरेक्शनल होती है। राडार में रेडियो वेव यूज किया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड से कोई लेंथ मेजर करने का और डिस्टेंस मेजर करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग फटाक से, बेटा इसको ना। अब अगला इनडायरेक्ट मेथड है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड। क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड। ये है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है, ट्रायंगुलेशन मेथड से मतलब जो आप हाइट एंड डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वही हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे हम लोग हाइट मेजर करते थे या डिस्टेंस मेजर करते थे वही मेथड है। मान लिया आपको क्या कहते हैं, ये एक क्या है, हिल है, इसी की आपको हाइट मेजर करनी है। आप यहाँ से, आपको पता कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो, आप x डिस्टेंस पे हो, तो आपने क्या किया, इसको देखा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपने मेजर कर लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लिया, ये आपका क्या है, हाइट है, ठीक है। आपको यह इसकी हाइट मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है तो कैसे मेजर करोगे, यहाँ से आपको पता है कि हम कितनी दूर पे हैं, ये डिस्टेंस आपको पता है, और फिर ये हाइट आपको मेजर करनी है। आपने एंगल मेजर कर लिया कि जो उसका पीक है वो हमारी आंख से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। फिर इससे हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा,
tan थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका h अपान में x। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा। ये क्या है आपका ट्राइंगुलेशन मेथड है। अब अगर मान लो क्या कहते हैं आप ये वाली डिस्टेंस मेजर करने में क्या हो, ये वाली डिस्टेंस आप नहीं मेजर कर पा रहे हो, मान लो क्या कहते हैं ये एक ट्री है और बीच में क्या है, ये एक रिवर है, आपको अब रिवर की डेप्थ हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ कर लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं दूसरे तरीके से कैसे मेजर किया जाता है ये, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको। बिठा दिए इसको। अब मान लिया कि क्या कहते हैं ये आपका ट्री है और ये रिवर है, ये डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ से इसका देख लिया और फिर थोड़ी दूर चले गए, यहाँ से इसको देख लिया, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से देख रहे तो θ1 एंगल बन रहा था, यहाँ से देखे तो θ2। ये डिस्टेंस तो हम मेजर कर ही सकते हैं, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, इसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h, ठीक है। अब आपको ये मेजर करना है कब, जब ये डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे मेजर करेंगे हम, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, आपको बी डी भी नहीं पता है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम पहले तो हम छोटे वाले ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, डी भी हमें पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में बी डी हो जाएगा, और tan θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, h अपॉन में बी डी प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से h निकालते हैं, या यहाँ से बी डी हम निकालते, कितना आएगा, बी डी निकालें कितना आएगा, इससे बी डी की वैल्यू कितनी आएगी, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h अपॉन में tan θ1, और यहाँ से निकालते हैं हम, यहाँ से बी डी इक्वल टू बी डी प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बी डी प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन में tan θ2, ठीक है। अब यहाँ से बी डी निकालें कितना होगा, बी डी इक्वल्स टू एच अपॉन में tan θ2 माइनस एक्स। अब दोनों जगह से बी डी आया है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। यहाँ से बी डी आया इतना, यहाँ से बी डी आया इतना, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं क्या 1, लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या हो जाएगा आपका h अपान में tan θ1 इक्वल्स टू h अपान में tan θ2 माइनस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगी, x को इधर ले गया, इसको इधर भेज देते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h अपान में tan θ1 माइनस h अपान में tan θ2, ठीक है। इससे भी क्या मिल जाएगा हमें, x इक्वल्स टू h कॉमन कर लिया हमने, क्या होगा h कॉमन करेंगे तो tan θ1 माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका tan θ1 tan θ2, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x tan θ1 tan θ2 अपॉन में tan θ2 माइनस tan θ1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है।
इससे आपकी एच की वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। समझ में आया होगा बात कि अगर आपको एच की वैल्यू निकालनी है, आपको बी डी की वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे आप निकालोगे? तो हमने पहला क्या किया, tan थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एच अपान में बी डी हो जाएगा, और दूसरा tan थीटा 2 यहाँ से, और tan थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा 2 को एच अपान में बी डी प्लस एक्स हो गया, तो बी डी प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका, एच अपान में tan थीटा 2 हो गया, तो बी डी इक्वल टू एच अपान में tan थीटा 2 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ से भी बी डी हमने निकाला है, दोनों को सिंपली इक्वेट कर लिया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, एक और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लेते हैं। जैसे आपको एटम की साइज़ मेजर करनी हो, एटम की साइज़ मेजर करनी हो तो कौन सा हाइपोथेसिस है, उसके लिए एवोगाड्रो ने एक हाइपोथेसिस दिया था, उसका यूज़ करके कैसे एटम की हम लोग साइज़ मेजर कर सकते हैं, या उसकी रेडियस कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए आप, मिटा देते हैं इसको। और उसके अलावा भी क्या कहते हैं, ढेर सारे मेथड है, क्या कहते हैं एनसीईआरटी में और एक दो दिया गया, पैरेललेक्स मेथड है, और क्या कहते हैं एक मॉलिक्यूलर लेयर मेथड है। ठीक है, तो ये दो और मेथड्स हैं, इतने मेथड हमने आपको बता दिए, बाकी इतना क्या है, मोर देन एनफ है। ठीक है, इसके यूज है, डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसका यूज है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। इनका मेन वो क्या था एवोगाड्रो का, ये बहुत ही छोटी स्मॉल साइज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। क्या है इनका वो कि किसी भी सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं वो पूरे सब्सटेंस का 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। कोई भी सब्सटेंस है तो वो टोटल मास का 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब जो ओवरऑल सब्सटेंस है उसमें जो टोटल एटम्स हैं, उस एटम का जो मास होता है वो 2/3 होता है, और पूरे का 2/3 वॉल्यूम जो होता है 2/3 होता है। तो ओके, एक सेकेंड, क्या बता रहे थे हम आपको, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है ये, हमने बताया कि जो किसी भी सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं उसका जो मास होता है वो ओवरऑल वॉल्यूम का 2/3 होता है। ठीक है, क्या है मतलब, हमने कंसीडर किया कि मान लिया एक सब्सटेंस है, a substance is small m and capital M is its molecular mass. And n is एवोगाड्रो। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर। देन नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना होगा, कैपिटल N अपान में M। एन क्या है, 1 मोल में है, 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो कैपिटल एन है। एम क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, एन अपान में M एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन
यम ग्राम कितना आ जाएगा, इन यम कितना हो जाएगा आपका एम एन अपॉन में कैपिटल एम। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं बताते हैं आपको। इसको जरा सा नोट कर लीजिए। ये हमने बता दिया कि 1 ग्राम में इतने एटम हो गए, तो यम ग्राम में इतने एटम्स हो गए। 1 ग्राम में इतने एटम्स, यम ग्राम में इतने एटम्स हो गए। अब क्या करेंगे हम, आपको पता है, क्या पता है, एक एटम का वॉल्यूम, एटम क्या है, एक नॉर्मली स्फेयर है, मान लिया जो एटम है उसकी रेडियस r है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इतने एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम m n अपॉन में कितना हो जाएगा आपका m n अपॉन में m इंटू 4/3 पाई r क्यूब। क्या कर दिया सर, समझ नहीं आया। 1 ग्राम में इतने एटम हैं, यम ग्राम में इतने एटम्स हैं, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो इतने एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब अगर एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है तो 5 एटम का कितना होगा 5 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो इतने एटम कितना हो जाएगा mn अपान में यम एटम का क्या हो जाएगा, इतने को हमने 4/3 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एटम्स का वॉल्यूम आ गया। और एवोगाद्रो ने क्या बताया था, उनका हाइपोथेसिस क्या है कि जो एटम्स है कितना वॉल्यूम कंटेन करते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम का 2/3। मान लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस V, देन 2/3 V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका m n अपॉन में कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे नीचे, इसको हम मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये 2/3, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 से 4 काट दिया। आपको r क्यूब की वैल्यू निकालनी है, पहले r क्यूब कितना हो जाएगा आपका कैपिटल M इंटू V अपॉन कितना होगा आपका स्मॉल m इंटू n, m v और ये आपका m n 2 पाई। ठीक है, आर क्यूब इधर हमने लिखा हुआ है। अब v को क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है, सॉरी मास वॉल्यूम को मास अपान में डेंसिटी होता है। आर क्यूब को कितना हो जाएगा आपका m अपॉन में 2m पाई इंटू क्या होगा आपका m अपॉन में रो, m से m कट गया, आपका कितना आ जाएगा r इक्वल्स टू m अपॉन में 2n पाई रो। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, इसकी पावर 1/3। इधर क्यूब था, इधर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइज होगी किसकी, एटम की साइज होगी, मतलब एटम की रेडियस होगी। आई बात समझ में। यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हमने क्या रख दिया, मास अपान में डेंसिटी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये निकल गया। बाकी 1-2 मेथड और हैं, अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट करके बता दिए, उसको भी बता देंगे, नहीं तो इतना क्या है आपका मोर देन एनफ है। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सारे टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपका क्या कहते हैं
एरर एनालिसिस, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक जो था वो ये कह सकते हैं कि इससे नॉर्मली डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट था आपका। लेकिन अब जो आएगा उससे तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अब आप लोग समझ लीजिए कि अब मेनली आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्या कहते हैं, और भी कोई एग्जाम दोगे, कंपटीशन के एग्जाम दोगे, उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग कहोगे जो 2 मेथड और मेजर करने का, तो उसको भी बता दिया जाएगा। अगर नहीं तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ चलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे और एरर एनालिसिस पे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से आप लोग। ओके, थैंक यू।